हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमी। आज करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। सबसे पहले देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, फिर देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। इसके बाद डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट। तो ये सारा कुछ इस लेक्चर में अच्छे से कवर हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कहीं भी। तो चलो फिर आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन which is what is development। डेवलपमेंट है क्या? तो डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट या पहले से बेटर होना। ये तीनों ही वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं हमें डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट यानी कि आप कुछ इंप्रूव हो रहे हो, आप पहले से बेटर हो रहे हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, ये सब कुछ आता है अंडर डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फार्मर्स है तो अगर उनको बेटर लोन्स फैसिलिटी मिल रही है, उनके लिए अच्छी सुविधाएं हैं कि उनके फील्ड्स आराम से इरिगेट हो पाए, ये सारा कुछ उनके लिए हुआ डेवलपमेंट। वहीं अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। अगर बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा तो अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू वो स्कूल जा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उन्हें मिड डे मील मिल रही है, तो ये सब उनके लिए डेवलपमेंट है। जिसके पास जिस चीज़ की नीड है वो नीड उसकी फुलफिल हो रही है, तो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि सबकी नीड्स अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, तो इसीलिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर हमारी गवर्नमेंट कहीं डैम बना रही है तो उसके लिए तो फायदा है, बिकॉज और इलेक्ट्रिसिटी आराम से उसे मिल पाएगी। बट जहाँ डैम बन रहा है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, तो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। उनके लिए तो ये एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। तो इसीलिए डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होता। जो चीज़ एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो, पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। तो डेवलपमेंट क्या है ये हमने समझ लिया। इट इज़ इम्प्रूवमेंट, पहले से बेटर होना, प्रोग्रेस करना, यही सब है डेवलपमेंट। हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है क्योंकि सबके नीड्स अलग अलग है। जो लोग गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, उनके लिए जब उन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप से उनको खाना मिलता है फ्री में बहुत कम प्राइस पे, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज उनकी एक नीड थी जो कि फुलफिल हो रही है। बट जो लोग फ्रॉम वेल टू डू फैमिली है, जिनकी अर्निंग अच्छी है, उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज उनकी ये नीड ही नहीं है। तो इसीलिए डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है। इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर। डेवलपमेंट जब भी हम देखते हैं तो हम इनकम के बारे में सोचते हैं कि वो इंसान कितना कमा रहा है, उसकी कितनी अर्निंग है। हम अपने पर्सनल लेवल पे भी बात करें तो हमेशा जो हमारा गोल होता है दैट इज टू इंक्रीज आवर अर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट के लिए इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट ये सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं है जिससे कि आप डेवलपमेंट मेजर करो या किसी कंट्री की आप डेवलपमेंट को एसेस करो कि वहाँ कितना डेवलपमेंट है या कितना डेवलपमेंट नहीं है। इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज ए ह्यूमन हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी जैसे कि वी नीड डिग्निटी, वी नीड इक्वालिटी, वी नीड फ्रीडम। अगर हमारे पास पैसे हैं बट हमें इक्वालिटी ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उन पैसों का, राइट? अगर हमारे पास फ्रीडम ही नहीं है कुछ करने का तो कैसा डेवलपमेंट? इसीलिए काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनकम तो बहुत है बट फ्रीडम नहीं है, तो इसीलिए उनको हम इतना डेवलप्ड कंसिडर अभी नहीं करते। सो पीपल लुक फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। ये सारी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितनी ही इनकम इंपॉर्टेंट है। एक बार को इनकम का मुंह चलेगा बट अगर आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही, आपको फ्रीडम ही नहीं मिल रहा, आपको बराबरी ही नहीं मिल रही, तो इनकम होने का इतना कोई फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए डेवलपमेंट सिर्फ आप इनकम से मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत सारी हैं जो कि हम ह्यूमंस की नीड है, लाइक गुड हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, पीस। ये सब भी हमें चाहिए। ये सब हम पैसों से तो नहीं खरीद सकते कि भाई पैसे दे दिए और हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? तो इसीलिए इनकम इज द नॉट द ओनली मेथड। इनकम इकलौता ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि आप डेवलपमेंट मेजर कर सकते हो। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो। एक एग्जांपल के लिए देखो, अगर आपको कोई एक हाई सैलरी वाली जॉब ऑफर करे बट वो बोल दे कि इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है आपको 10 दिन बाद ही निकाल दिया जाए, या फिर एक ऐसी जॉब जिसमें उस जॉब के कंपैरिजन में थोड़ा जो इनकम है वो कम हो बट आपको एक स्टेबिलिटी है कि आपको वहाँ से निकालेंगे नहीं, आपको जॉब सिक्योरिटी है, तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली भले सैलरी थोड़ी कम है बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग जॉब सिक्योरिटी, राइट? तो ये है हमारा एग्जाम्पल कि सिर्फ इनकम इज नॉट द ओनली मेजर। इनकम इंपॉर्टेंट है बट उसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो दैट वी रिक्वायर। तो ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट क्या है। पर्सनल लेवल पे सबके लिए अलग अलग है। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट है इसकी कैसे नेशनल लेवल पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा रही हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर किया जा रहा है, कैसे उनके लिए नए नए इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, कैसे उनके लिए फैसिलिटीज अच्छी दी जा रही हैं। ये हो गया हमारा नेशनल डेवलपमेंट। अब नो क्वेश्चन कम्स कि हम एक कंट्री का डेवलपमेंट दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट से कैसे कंपेयर करेंगे, बिकॉज तभी हम जान पाएंगे कि वर्ल्ड में विच आर द कंट्रीज जो बेस्ट कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज है जिन्हें अभी इंप्रूव करना है, कैसे बेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ये सब जानना है, तो ये कैसे करेंगे? हाउ वी विल कंपेयर कंट्रीज। तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो यूजुअली इनकम इज कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, बिकॉज इनकम होनी ही चाहिए। वो तो एक अलग ही बात है, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा लोगों के पास पैसे होंगे कि वो अपनी नीड्स फुलफिल कर पाए, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उस चीज़ को पा पाए, और इसी को हम कहेंगे डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है कि जिसको जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ उस तक पहुँच पाए। तो इसीलिए इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टू चेक कि कौन सी कंट्री में कितना डेवलपमेंट है। इनकम ज़्यादा होगी, आप आपकी नीड्स पूरी कर पाओगे, नीड्स पूरी कर पाओगे तो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड कंसिडर की जाएगी। बट एग्जाम्पल के लिए देखो, ये दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री का साइज ये है और दूसरी का साइज ये है, ठीक? यहाँ पर भी है 4 पीपल, यहाँ पर भी है 10 पीपल।
अब जो हमारी ये वाली कंट्री है इसकी नेशनल इनकम है 100 रुपीज़, ठीक, और ये वाली कंट्रीज़ है इसकी नेशनल इनकम है 200 रुपीज़। बट अब हम इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? दोनों की पॉपुलेशन अलग है, दोनों का साइज़ अलग है, दोनों की लोकेशन अलग है, दोनों की जहाँ ये सिचुएटेड है वो जगह अलग है, तो दोनों की सारी ही चीज़ें अलग-अलग हैं। तो ऐसे नेशनल इनकम के बेसिस पर कंपेयर करना इज़ नॉट राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक पर्सन की एवरेज इनकम क्या है, उस बेसिस पे हम करते हैं कंपेयर, क्योंकि हर कंट्री का पॉपुलेशन अलग-अलग है, हर कंट्री का साइज़ अलग-अलग है, हर कंट्री की लोकेशन अलग-अलग है, हर कंट्री में रिसोर्सेज अलग-अलग है। तो हम ऐसे उनको पूरे कंट्री की इनकम के बेसिस पर हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज़ छोटी कंट्री है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उनकी जो अर्निंग होगी वो कम ही होगी, और कंट्रीज़ कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो इसीलिए हम उनकी पूरी नेशनल इनकम पे उनको कंपेयर नहीं करेंगे। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक इंसान की एवरेज इनकम उस कंट्री में। अब एवरेज कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे उस कंट्री की पॉपुलेशन से, और ऐसे हमें मिल जाएगी उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक इंसान की एवरेज इनकम। यही मेथड यूज करके वर्ल्ड बैंक जनरेट करता है, हमें देता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसमें क्या करता है वो पर कैपिटा इनकम को यूज करके वो कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को और देखते हैं उनकी डेवलपमेंट को, और इस बेसिस पे वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। इन 3 क्राइटेरिया में वो कंट्रीज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करती है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आपके कंट्री में पर कैपिटा इनकम एक एनम में पर साल है $, 49,300, तो आपकी कंट्री है हाई इनकम कंट्रीज, ठीक। वहीं अगर आपकी पर कैपिटा इनकम है $, 2,500 या उससे कम, तो आपकी कंट्री आएगी लो इनकम कंट्रीज में, ठीक। तो ये उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दी है कैसे हम इनकम के बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे वी विल डिसाइड कि वो हाई इनकम कंट्री है या फिर वो लो इनकम कंट्री है या फिर वो मिडिल वाली है। इंडिया की बात करें तो इंडिया आती है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो अगर हम 2019 का डेटा देखें तो पर कैपिटा इनकम इंडिया में है $, 6,700 पर एनम। तो इस वजह से इंडिया लो इनकम कंट्रीज में नहीं आती, इंडिया आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। ये जो मेथड है वर्ल्ड बैंक का, ये बेस्ड है ऑन पर कैपिटा इनकम, इससे हमें मिलती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना, इसमें एक इशू है। अब इशू क्या है? एक कंट्री में 4 लोग हैं, ठीक, 2 लोगों के पास है 10-10 रुपए और बाकी सबके पास है 500-500 रुपए, ठीक। अब जब हम इस कंट्री का एवरेज निकालेंगे यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारी जो इनकी इनकम है उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1020। अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे? 4 से, बिकॉज 4 लोग हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा समथिंग अराउंड 255। अब देखो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर कितनी आ गई? 255 आ गई। लेकिन देखा जाए तो 2 लोग हैं जिनके पास सिर्फ 10-10 रुपए हैं, बट पर कैपिटा इनकम देखने से लग रहा है कि लोगों के पास अराउंड 200-250 रुपए हैं। तो ये एवरेज प्रोवाइड करता है। ये हमें जो रियल में इनइक्वालिटी है कि किसी के पास इतना कम है, किसी के पास इतना ज़्यादा है, उसके बारे में नहीं बताता। ये हमें नहीं बताता कि कितने लोग हैं जो सफ़र कर रहे होंगे बिकॉज उनको बहुत ही कम पैसे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा है, उन पे एक्सेस है। तो पर कैपिटा इनकम एक मेथड ज़रूर है, बट ये अप्रोप्रिएट या करेक्ट मेथड नहीं है, बिकॉज ये हमें एग्जैक्ट जो रियल सिचुएशन है वो नहीं बता रहा। ये एक एवरेज बता रहा है, और जिसमें इस एवरेज में क्या होता है, जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो इस मेथड में हमें समझ नहीं आ रही, बिकॉज एक एवरेज है। किसके पास कितना कम है, कितना ज़्यादा है, वो हमें इससे नहीं पता चलेगा। हमें एक एवरेज दिख रहा है, उसे देख के लग रहा है कि चलो ये तो बढ़िया सिचुएशन है, राइट। तो अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आई हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन डेवलप करता है? ये करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इन्होंने क्या किया, जैसे वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसीडर कर रहा था, ये क्या करते हैं, ये 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं। पहले तो ये कंसीडर करते हैं पर कैपिटा इनकम ही, जिससे कि हमें कंट्री का इकोनॉमिक मेजरमेंट मिलता है कि कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। सेकेंड, ये मेजर क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये हमें उसकी हेल्थ के बारे में बताएगी कि कंट्री में हेल्थ की जो सिचुएशन है वो कैसी है, कल कंट्री में हेल्थ का स्टेटस कैसा है, लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, हेल्थ में कंट्री का कितना डेवलपमेंट है, कितना फोकस है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। और थर्ड, ये कंसिडर करते हैं एजुकेशन लेवल, जिससे हमें पता चलता है कि जो देश है, जो कंट्री है, उसमें लिटरेसी कितनी है, लिटरेसी को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एजुकेशन लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें ये होते हैं 3 क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन लेवल। इन तीनों से हमें जनरेट करके ये देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपकी डिस्पैरिटीज़ हैं वो छुप जाती है, इसमें छुपने के चांसेस कम है, बिकॉज पर कैपिटा हम कंसीडर कर रहे हैं, बट उसके अलावा हम हेल्थ और एजुकेशन भी देख रहे हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ही कम रिसोर्सेज मिल रही है, बहुत ही कम अर्निंग है, तो ये हमें इससे पता चल जाएगा, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होगा, उनके पास बेटर हेल्थ नहीं होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास बेटर मनी होता है, बेटर इनकम होती है, तो सबसे पहले आप हेल्थ और एजुकेशन पे ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसीलिए बेटर है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से। अब देखो, जो हमारी 2021 की रिपोर्ट थी उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें 191 कंट्रीज में आपकी कंट्री की रैंक बताती है। इंडिया की बात करें तो 2021 में इंडिया की रैंक थी 132।
और 2022 में इंडिया की रैंक हो गई है 134। नंबर 1 रैंक है हमारी स्विट्जरलैंड की। तो ये है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसके बाद ये मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देती है, क्योंकि इसमें एजुकेशन और हेल्थ भी इंक्लूडेड है, जो कि बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ है फॉर एवरी सिटीजन। तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखी। अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब इसको ऐसे समझो, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो सिर्फ अपना सोच रहे हो, रिसोर्सेज खर्च किए जा रहे हो, पैसे खर्च किए जा रहे हो, एनवायरमेंट की बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमें बस अपना बेनिफिट देखना है, अपना देखना है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा कि आप अपना देखो, अपने लिए बेटर करो, साथ में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज छोड़ो, अच्छा एनवायरमेंट छोड़ो, क्लीन एयर छोड़ो, सब कुछ उनके लिए भी होना चाहिए। आपको ऐसे डेवलपमेंट नहीं करना कि बस आप कर लो, सारे रिसोर्सेज खत्म कर दो, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। डेवलपमेंट मस्ट हैपन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। जब आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ओवर यूज कर रहे हो, तो आप एनवायरमेंट को ही हार्म कर रहे हो। तो हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है कि हमें एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना। ओवर यूजेस अगर हम करेंगे तो उनका डिप्लीशन हो जाएगा, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। कुछ रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि वो अगर एक बार खत्म हो गई तो उन्हें हजारों साल लगेंगे, लाखों साल लगेंगे वापस जनरेट होने में। और एक इंसान की जो साल मैक्सिमम कितना 100, तो इतने में वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे, वो वापस रिन्यू नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अगर हम बहुत ज्यादा वो यूज करेंगे तो ये हो जाएंगी खत्म। इनको वापस रीजनरेट होने में हजारों, लाखों, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, जितना टाइम नहीं है। इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल। वापस रिन्यू नहीं हो सकती, इनका हमारे पास फिक्स स्टॉक है। तो हमें इनको यूजलेसली यूज नहीं करना, हमें बहुत ही कॉशियसली इन्हें यूज करना है, और सिर्फ उतना यूज करना है जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाए और ये फ्यूचर के लिए भी सेफ रहे। प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब हम लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? ये इंडिकेट करती है कि कितने ऐसे बच्चे थे जो 1 साल से छोटे थे इन 1000 चिल्ड्रन। कंपेयर किससे करते हैं? 1000 बच्चों से जो पैदा हुए, उसमें कितने ऐसे बच्चे थे जो 1 साल से छोटे थे और उनकी डेथ हो गई। इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल से छोटे बच्चे, रेशियो हम देंगे ऑफ 1000 चिल्ड्रन जो 1 साल से छोटे थे, उनकी डेथ हो गई। इससे पता चलता है कि जो आपके बेसिक जो हेल्थ केयर है वो कैसी है, बिकॉज जितना अच्छा हेल्थ केयर होगा उतनी ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी। कम से कम बच्चे होंगे जो कि 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उनको बेस्ट उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? ये मेजर करती है कि कितने लिटरेट पॉपुलेशन है जो 7 या 7 साल के ग्रुप के ऊपर वाले ग्रुप में है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि अब इसे हम कैसे निकालते हैं कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जो 7 और 7 से ऊपर की एज के हैं, और उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो 7 और 7 से ऊपर की एज के हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा लिटरेसी रेट किसी भी कंट्री की। तो यानी कि लिटरेसी रेट क्या करती है? ये मेजर करती है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 6 and 7 ईयर्स एज ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये क्या है? तो ये है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15, 14 से 15 साल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, रेशियो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। यानी कि अगर हमारे 14 से 15 साल के सपोज 100 बच्चे हैं, उसमें से 50 बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो इसका हमारा रेशियो 50%। ये जो हमारा परसेंटेज अगर हम निकालें तो कितना आ गया कि 50% है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, तो ये समझ गए कि कितने बच्चे हैं जो 14 से 15 साल के एज ग्रुप में आते हैं और जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनका रेशियो कंपेयर टू कितने बच्चे हैं जो 14 से 15 साल के हैं। अब देखो अटेंडेंस रेशियो कैसे बढ़ा के गवर्नमेंट उनको मिड डे मील देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। भले ही मिड डे मील के उसमें आए कि उन्हें खाना मिलेगा, बट साथ में वहाँ पढ़ने भी आएंगे, तो अटेंडेंस रेशियो बढ़ेगा, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बताती हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। लास्ट जो हम करने वाले हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर कितना एक्सपेक्टेड लाइफ होगा जो कि एक बच्चे का होगा, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये सारी की जो चीजें हैं, स्पेशली लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बताती है अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। वही लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है अबाउट द एजुकेशन लेवल ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए ये दोनों चीजें भी हम यूज करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू टेल कंट्री का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो इस चैप्टर का जो भी था हमने सारा कुछ कवर कर लिया। एंड ये जो लास्ट में डेफिनेशंस है ना, ये आप 2-3 बार पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। सो आई होप कि आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं और बहुत जल्दी एनसीईआरटी हम पूरी कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के साथ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।